हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंटरनल ट्रेड। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ट्रेड का क्या मीनिंग है। मीनिंग स्टडी करने के बाद हमें 4 फीचर्स डिस्कस करने होंगे। फीचर्स डिस्कस करने के बाद हमको इंटरनल ट्रेड के टाइप्स 3 टाइप्स हैं जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। जैसे ही ये टॉपिक कवर हो जाएगा हमको कुछ टर्म्स डिस्कस करनी होगी कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स यूज करने वाले हैं, और कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स का टॉपिक भी है कि इंटरनल ट्रेड करते हुए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज करने होते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, तो चलते हैं सबसे पहले हम मीनिंग की ओर। मीनिंग के अंदर अगर हम देखें तो आपको जैसे कि चैप्टर का नाम समझ में आ रहा होगा इंटरनल ट्रेड, तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर। क्या? अंदर, इनसाइड कह सकते हैं। और ट्रेड का मतलब क्या? मतलब वो एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का। गुड्स या सर्विसेज का जब हम सेल परचेज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। अब यही ट्रेड, यही बिजनेस जब हम एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर रहकर करते हैं, यही ट्रेड अगर हम एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटरनल ट्रेड बन जाता है। इंटरनल ट्रेड का यही सिंपल सा मीनिंग है। एग्जाम में अगर आपके सामने आता है तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड? दैट इज द ट्रेड दैट्स डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, दैट इज द इंटरनल ट्रेड। अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की ओर। हमको 4 बेसिक फीचर्स इसके डिस्कस करने होंगे। पहला फीचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या फीचर है इसका? एक ऐसा ट्रेड है ये जो एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता है। सेकंड फीचर, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का जो मूवमेंट है ना वो फ्री होता है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट आसानी से गुड्स को मूवमेंट करा सकते हो, सेल परचेज आसानी से कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स आसानी से ले जा सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर है, डीलिंग इन इंडियन करेंसी। मतलब मान लीजिए हम बिजनेस अगर इंडिया में ही कर रहे हैं तो ये इंडिया की ही करेंसी में होने वाला है। और मान लीजिए अगर मैं अमेरिका में रहता हूं तो वहां पर इंटरनल ट्रेड कैसे होगा? अमेरिका की करेंसी में होने वाला है। अब क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो ये इंडियन करेंसी में होने वाला है। फोर्थ है स्पेशल एक्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें किसी के ऊपर केस करना हो या कोई हमारे ऊपर केस कर दे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उसका समाधान करना हो, वो सॉल्यूशन, वो समाधान कैसे होगा? एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वस्तु विक्रय अधिनियम बोलते हैं इसको। उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका समाधान करते हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर सारी बातें लिखी हुई है कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये सेक्शन लगेगा, ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये सेक्शन लगेगा। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, ये आगे आने वाली स्टडीज के अंदर आपको स्टडी करने को मिल जाता है। जब आप 11th क्रॉस करते हैं या बीकॉम लेवल पे जाते हैं या सीए लेवल पे जाते हैं, तब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टडी करने को मिल जाता है। ये 4 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। इंटरनल ट्रेड्स की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर अगर हम टॉपिक डिस्कस करें तो हमारे पास 2 टाइप का इंटरनल ट्रेड होता है। एक तो होता है डायरेक्ट ट्रेड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रेड। क्या? रिलेशनशिप के बेस पर या तो हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं या इनडायरेक्ट ट्रेड करते हैं। अब ये दोनों टॉपिक समझने से पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि एक कस्टमर तक गुड्स पहुंचती कैसे हैं। रियलिटी में मान लो कोई प्रोड्यूसर है, मतलब कोई फैक्ट्री का बंदा है जिसने फैक्ट्री चला रखी है। वो बंदा क्या कर रहा है? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो वो बंदा क्या करता है? अपनी गुड्स को होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर आगे रिटेलर तक पहुंचाता है, और फिर वो गुड्स आगे कहां पहुंचती हैं? कस्टमर तक पहुंचती हैं, कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। रियलिटी में होता तो यही है। प्रोडक्शन हुआ, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, फिर आगे गुड्स किसके पास पहुंच गई? कंज्यूमर के पास पहुंच गई। पर हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है।
डायरेक्ट ट्रेड में क्या होने वाला है, गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाने वाली है। गुड्स डायरेक्टली कहां जाने वाली है, कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास जाने वाली है। मतलब प्रोड्यूसर होलसेलर को गुड्स नहीं देने वाला, ना रिटेलर को देने वाला, सीधा कहां देने वाला है, कंज्यूमर को देने वाला है। तो अगर गुड्स सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाती है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड। क्या, हिंदी में प्रत्यक्ष व्यापार। अब बात आती है कि डायरेक्ट ट्रेड करने के क्या बेनिफिट हैं। डायरेक्ट ट्रेड करने के बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। पहली बात, प्रोड्यूसर जब कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, तो आप देखो ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुंचने वाला है। कौन सा, ओरिजिनल। क्योंकि यहां पर गुड्स देता तो हो सकता कि ये लोग मिलावट कर सकते थे, या यहां पर गड़बड़ हो जाती, तो यहां पर तो प्रोडक्ट गड़बड़ होने वाली थी। यहां तक प्रोडक्ट गड़बड़ वाला पहुंचने वाला था, मिलावट वाला। पर यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके पास चला गया, कंज्यूमर के पास चला गया। तो मिलावट की तो समस्या ही खत्म हो गई, प्रोडक्ट ओरिजिनल जाने वाला है। जो प्रॉफिट इन लोगों को मिलने वाला था, वो प्रॉफिट अब डायरेक्ट इसको मिलने वाला है। क्योंकि यहां से यहां जाता, फिर वो प्रोडक्ट यहां जाता, फिर वहां पहुंचता, तो बीच में ही तो ये लोग पैसा खाने के लिए बैठे हैं ना। पर अब क्या हुआ, प्रॉफिट का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली कस्टमर को भी मिल जाता है। ये हम सेकंड बेनिफिट कह सकते हैं। फिर जो गुड्स है वो लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाती हैं। मान लो 100 का प्रोडक्ट था, यहां पर 120 में जाता, फिर 130 में जाता, फिर ये 150 में पहुंचने वाला था। अब क्या हुआ, इसने सीधा कस्टमर को गुड्स पहुंचा दी, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट इसको मिल गया 120 के अंदर। तो अल्टीमेटली 30 रुपीज का प्रॉफिट भी इसको अवेलेबल हो गया, और दूसरा इसको प्रोडक्ट कम रेट में अवेलेबल हो गया। आपको यहां बात ध्यान से देखनी होगी, जब जब हम डायरेक्टली फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं या प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हमको कम रेट पे करना होता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, इस प्रोड्यूसर से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमको प्राइस कम पे करना होगा, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलने वाला है, कस्टमर को मिलने वाला है। और फोर्थ बेनिफिट क्या है, फोर्थ बेनिफिट प्रोड्यूसर के लिए है। प्रोड्यूसर को कैश सेल का बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है रियलिटी में, ये बंदा क्या करेगा, इसको उधार बेचेगा, ये आगे उधार बेचेगा, फिर उसको नकद मिलने वाला है, उसको पैसा बहुत टाइम के बाद मिलता है। पर यहां पर डायरेक्ट ट्रेड में क्या हुआ, इसने प्रोडक्ट इसको सीधा बेच दिया, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको कैश में ही पेमेंट करने वाला है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर होलसेलर और रिटेलर वाला रास्ता तय करता, तो उसको उधार में गुड्स उनको सेल करनी होती। पर यहां पर इसने कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट सेल करके कैश हासिल कर लिया है। फिफ्थ बेनिफिट क्या है, कभी कभी क्या होता है कि होलसेलर या रिटेलर कंज्यूमर को यह शो करते हैं कि हमारे पास गोडाउन में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, माल की कमी पैदा कर देते हैं, बनावटी कमी पैदा कर देते हैं। गोडाउन में प्रोडक्ट रखा रहता है और कस्टमर को क्या शो कर देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, यह बात भी समझनी होगी। होलसेलर को पता होता है कि 2 महीने के बाद प्रोडक्ट का रेट बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर को हाई रेट में सेल करेगा। इसलिए होलसेलर या रिटेलर क्या करते हैं, गोडाउन में प्रोडक्ट पड़ा रहने देते हैं, और आने वाले 2-3 महीने के बाद कस्टमर को बेच देंगे प्रोडक्ट हाई रेट में। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, क्या पैदा कर देते हैं, बनावटी कमी। पर यहां पर तो हम डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक जा रहा है, तो बनावटी कमी पैदा नहीं होने वाली। गोडाउन के अंदर प्रोडक्ट नहीं बचा रहेगा, कस्टमर सीधा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से हासिल कर सकता है। तो ये डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग हो गया, और डायरेक्ट ट्रेड का हमने एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड की ओर। इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट ट्रेड में प्रोड्यूसर पहले क्या करेगा, होलसेलर को सेल करेगा, फिर ये रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा। तो ये पहला तरीका है, थ्रू होलसेलर। इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर हम जो गुड्स सेल करते हैं, होलसेलर के थ्रू सेल कर सकते हैं। अब थ्रू रिटेलर भी हो सकता है। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने गुड्स पहले रिटेलर को सेल की, और रिटेलर ने किसको सेल की, कंज्यूमर को सेल की। तो ये कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स थ्रू रिटेलर। इसने रिटेलर को, देन आगे कंज्यूमर को। अब थर्ड भी है, इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर थर्ड भी है, थ्रू एजेंट। अब इसमें क्या करेगा प्रोड्यूसर, एजेंट को बीच में रखेगा।
एजेंट को गुड्स देने वाला है और गुड्स किसके पास जाने वाली है, कंज्यूमर के पास जाने वाली है। तो इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर 3 टेक्निक्स हो गई। हमने गुड्स सेल की हैं या तो होलसेलर के थ्रू या रिटेलर के थ्रू या फिर हमने एजेंट्स के थ्रू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। लेवल्स के बेसिस पर इंटरनल ट्रेड कैसे होता होगा। लेवल्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये होता है लोकल लेवल या स्टेट लेवल या हम कह सकते हैं नेशनल लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल लेवल ट्रेड। अगर कोई भी ट्रेड एक ही शहर के अंदर होता है, एक ही शहर के अंदर होता है, या लोकल हमने गांवों में करना है, या एक शहर के आसपास के गांवों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लोकल लेवल ट्रेड। लोकल लेवल ट्रेड में क्या होता है, जैसे ताजे फल, दूध, सब्जियां, ये चीजें हम ट्रेडिंग में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है। जब ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्टेट लेवल ट्रेड। मतलब पंजाब के अंदर अंदर ही वो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। पंजाब के अंदर के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज हैं या गांव हैं, वो लोग आपस में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। मतलब स्टेट लेवल ट्रेड में क्या हो रहा है, स्टेट के अंदर अंदर बिजनेस चल रहा है, स्टेट के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड के अंदर हम क्या क्या ट्रेडिंग में लाते हैं, अनाज हो गई, दालें हो गई, बर्तन हो गए। ये एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है नेशनल लेवल ट्रेड। जब सारी स्टेट्स आपस में ट्रेडिंग करती हैं, स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स आसानी से आ जा सकती है, वो चाहे गुड्स है या सर्विसेज है, उसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल ट्रेड में जैसे चीनी है, कपड़ा है, मशीनरी है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, ये आपस में बिजनेस में लेन देन होते रहते हैं। तो लेवल्स के बेस पर हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अब हम चलते हैं इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेस पर कैसे हो सकता है, क्वांटिटी के बेस पर हम कह सकते हैं या तो वो होलसेल ट्रेड है या वो रिटेल ट्रेड है। आपने होलसेलर्स को देखा होगा, होलसेलर क्या करते हैं, जिसको हम थोक विक्रेता भी बोलते हैं। ये होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से, फैक्ट्री वालों से क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं एक साथ, और फिर क्या अलग अलग रिटेलर्स को सेल करने में लगे रहते हैं। तो होलसेल ट्रेड कौन सा हुआ, जो बड़ी मात्रा में गुड्स को परचेज करते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे रिटेलर्स को सेल करते रहते हैं, दैट इज होलसेल ट्रेड। अब बात करते हैं कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड के अंदर ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने घर के आसपास छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी, किराने की दुकान, कन्फेक्शनरी की दुकान, इन दुकानों के अंदर आपको बहुत सारी आइटम्स मिल जाएंगी, 200 300 400 आइटम्स भी मिल जाएंगी, पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलेंगी। ये होते हैं रिटेलर्स। ये रिटेलर्स क्या करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी उस होलसेलर से ले ली, थोड़ी सी क्वांटिटी उस होलसेलर से, थोड़ी सी क्वांटिटी उस होलसेलर से। चीनी इससे ले ली, दाल इससे ले ली, है ना, जंक फूड का प्रोडक्ट इससे ले लिया, ये क्वालिटी इससे ले ली, ये प्रोडक्ट उससे ले लिया। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट नहीं खरीदते, किससे खरीदते हैं, होलसेलर से। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं और किसको सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो हमने क्या देखा, क्वांटिटी के बेस पर 2 टाइप के इंटरनल ट्रेड होते हैं, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। ये था हमारा यहां तक का सिंपल टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग, फीचर्स और इंटरनल ट्रेड की हमने टाइप्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी इनवॉइस की। मान लीजिए मैंने किसी से क्रेडिट परचेज किया है, किसी से मैंने क्रेडिट परचेज किया है, तो सेलर क्या करेगा, मुझे एक बिल रेडी करके देगा। इस बिल को मैं मेमो भी कह सकता हूं, इस बिल को इनवॉइस कह सकते हैं। तो सेलर मुझे क्या करेगा, इनवॉइस देने वाला है। इस इनवॉइस के अंदर सारी डिटेल्स होंगी गुड्स से रिलेटेड, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस कितना है, कितना सेल्स टैक्स लगा है, कितना डिस्काउंट है। इस बिल के अंदर, इस इनवॉइस के अंदर सारी बातें लिखी होंगी। इसी इनवॉइस के बेस पर मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्री करने वाला हूं। जैसे ही जर्नल एंट्री हो जाएगी, मैं इस इनवॉइस के ऊपर टिक का निशान लगा दूंगा और इस इनवॉइस को साइड में रख दूंगा, जहां पर भी इनवॉइस इकट्ठे रखे होते हैं। दैट इज इनवॉइस यूज कब किया, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं। फिर डेबिट नोट। मान लो परचेजर को गुड्स पसंद नहीं आई, तो वो परचेजर क्या करेगा, सेलर को गुड्स रिटर्न करने वाला है। तो परचेजर सेलर को गुड्स तो वापस करेगा ही,
साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी भेजने वाला है जिसको हम डेबिट नोट लिखेंगे। क्या बोलेंगे जिसको? डेबिट नोट। डेबिट नोट में सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स से रिलेटेड। तो डेबिट नोट की 2 कॉपी रेडी की जाती हैं, एक हम खुद रख लेंगे, एक हम सेलर को भेज देंगे। डेबिट नोट सेलर को यह बताता है कि तुम्हारा अकाउंट मैंने अपनी बुक्स में क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। बात आती है क्रेडिट नोट की। जैसे ही परचेजर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है, अब सेलर का काम क्या है? परचेजर को एक डॉक्यूमेंट भेजना। तो जब परचेजर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है तो सेलर भी एक डॉक्यूमेंट परचेजर को देने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में गुड्स से रिलेटेड सारी आइटम्स, सारी डॉक्यूमेंट्स या सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। तो सिंपल सी बात हुई, डेबिट नोट परचेजर भेजता है तो क्रेडिट नोट सेलर भेजता है। अब बात आती है कि लोरी रिसिप्ट क्या होता है। मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू कहीं पर गुड्स भेज रहा हूं, तो मैंने अपनी गुड्स अभी किसको हैंडओवर की हैं? ट्रांसपोर्ट कंपनी को। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे को एक रिसिप्ट देने वाली है। ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे एक रिसिप्ट देने वाली है जिसको हम बोलेंगे लोरी रिसिप्ट। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी रिसिप्ट क्यों देती है? वो ये कहना चाहती है कि मैंने आपसे गुड्स एक्सेप्ट की हैं और मैं आगे गुड्स एज इट इज पहुंचाने वाली हूं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो रिसिप्ट हमको मिलती है दैट इज लोरी रिसिप्ट। और अगर हमने गुड्स रेलवे के थ्रू भेजी है तो रेलवे से हमको रिसिप्ट मिलने वाली है, दैट इज रेलवे रिसिप्ट। आगे बात आती है कि ये प्रो परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। गुड्स भेजने से भी पहले हम सामने वाली पार्टी को मान लीजिए एक बिल भेजते हैं जिसमें सारी डिटेल्स एडवांस में लिखी होती है कि हम आपको ये गुड्स भेजने वाले हैं। ये ऐसा समझ लीजिए कि माल भी सामने वाली पार्टी के पास अभी तक गया नहीं है, माल जाने से भी पहले हमने सामने वाली पार्टी को एक कागज भेज दिया जिसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आप चाहो तो डिलीवरी लेने से पहले प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाए इससे भी पहले इसमें आप चाहो तो चेंजेस करवा सकते हो। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसेस जो भी चेंज कराना चाहते हो सामने वाली पार्टी से करा सकते हो। इसमें कंसाइनर, कंसाइनी और कंसाइनमेंट ये तीनों वर्ड आपको कहीं ना कहीं बुक में स्टडी करने को मिलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो हम इंटरनल ट्रेड में यूज करते हैं। सबसे पहले है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी के बारे में आई थिंक हम सबको पता है। जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और पेमेंट ऑन द स्पॉट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट आपके पास आया तब आपने उसकी पेमेंट की, प्रोडक्ट आपके पास आया तब आपने उसकी पेमेंट की, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। प्रोडक्ट आपके पास आया और अगर आपने उसकी पेमेंट उस वक्त नहीं की तो डिलीवरी बॉय क्या करता है? प्रोडक्ट को वापस ले जाता है और कंपनी को वापस भी भेज देता है, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। आगे है फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेलर और परचेजर के बीच में होता है। इसके अंदर ये लिखा होता है कि भाई मैं गाड़ी तक माल लोड करवाने तक का खर्चा खुद पे करूंगा। सेलर खर्चा पे करता है कब तक? गाड़ी के अंदर लोड कराने तक का। सेलर ने क्या किया, जब तक माल यहां तक नहीं पहुंच गया इस गाड़ी के अंदर तब तक का खर्चा किसने पे किया है? सेलर ने खुद पे किया है। अब गाड़ी के अंदर माल लोड हो गया, अब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो एजेंट है, वो किसके लिए काम करेगा? परचेजर के लिए काम करेगा। तो यहां तक के खर्चे किसने पे किए? सेलर ने पे किए। तो ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? सेलर और परचेजर के बीच में होता है। जैसे ही माल इस गाड़ी में लोड हो जाएगा वैसे ही ये बंदा, ये पार्टी अब क्या करेगी? परचेजर के लिए, जिसने माल खरीदा है उसके लिए एजेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि सेलर का काम सिर्फ यहां तक का था, सेलर का काम सिर्फ यहां तक का था। आगे बात करते हैं कि CIF ये क्या है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब हम तुमको जो गुड्स भेज रहे हैं उसमें गुड्स की कॉस्ट भी है, हमने गुड्स का इंश्योरेंस भी करा दिया है और गुड्स की हमने फ्रेट भी पे कर दी है, भाड़ा। तो CIF जब आपको लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वो कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट है, भाड़ा। आगे बात करते हैं ENOE। ये वर्ड आपको जब भी मिल जाए तो ऐसा समझ लेना कि आप गलती से बचना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स भेजते हुए कुछ गलती हो जाती है, या आपने कोई बिल गलत रेडी कर दिया, या सामने वाली पार्टी को आप कुछ प्रोडक्ट भेजने से भूल जाते हो, आपको लगता है कि मेरे से गलतियां हो जाती हैं या गलती हो चुकी है, तो आपने क्या किया? बिल में ये लिखकर भेज दिया। क्यों लिखकर भेज दिया? ताकि सामने वाली फर्म, सामने वाली कंपनी आपके ऊपर केस ना कर दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ही है कि हमने प्रोडक्ट गलत भेज दिया, गलत क्वांटिटी या गलत क्वालिटी भेज दी, तो सामने वाली फर्म क्या करती है? केस कर देती है। तो इसलिए हम बिल में ये वर्ड लिखकर भेज देते हैं।
एरर्स एंड ओमिशन से बचने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा था टर्म्स को लेकर। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।